वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास साइंस का 5th चैप्टर का पार्ट। ये हमारा पार्ट 3rd है। इससे पहले हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस, हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा बेसिक सा, अभी हमने पूरा डायग्राम नहीं पढ़ा है सेल का, हमने अभी बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी कराया था कि किसी भी टाइप की सेल होगी उसमें 3 चीजें जरूर होती हैं। सेल मेम्ब्रेन ये वाली, बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ भरा होता है लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, इसे केंद्रक कहते हैं और इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो मैं न्यूक्लियस के बारे में आज हमें डिस्कस करना, कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। चलिए पहले उन्हें एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा हुआ है मैंने इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा, इसकी डिस्कवरी जो थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, उसके बाद है ये ब्रेन ऑफ द सेल कही जाती है। ब्रेन ऑफ द सेल का क्या मतलब है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो ज्यादातर जो एक्टिविटीज हैं हम ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। उसी तरह से जैसे कि ब्रेन हमारे जो बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये पूरी सेल का ब्रेन होता है। ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है, एक तरह से पूरी सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल में क्या है, न्यूक्लियस जो है काफी बड़ा होता है और सेंटर में होता है। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल मैंने कल भी बना के दिखाई थी आपको, इस तरह से होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वैक्यूल काफी बीच में काफी बड़ा होता है और न्यूक्लियस किसी एक कॉर्नर में होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस का साइज थोड़ा छोटा होता है इन कंपेयर टू एनिमल सेल। ये सारी चीजें हम डिटेल में और आगे पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए था। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं ये समझ आ गया, क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटी है कहीं ना कहीं उन्हें न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल फंक्शन ऑफ द सेल, यही है इसका डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तो एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन और एक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं डायग्राम बना देती हूँ पूरा इस तरह से। ठीक है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, और ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये होता है आपका बीच में केंद्रक। अच्छा, अब ये कह रहे हैं डबल मेम्ब्रेन। जिस तरह से कोशिका की अपनी एक मेम्ब्रेन थी, एक लेयर थी, एक कवरिंग थी, सेम वे न्यूक्लियस की अपनी अलग से एक इंडिविजुअल लेयर होती है। मतलब न्यूक्लियस एक लेयर के अंदर बंद होता है। हमने शुरुआत में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े थे, उनमें डिफरेंस क्या था। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब था कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस था उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। मेम्ब्रेन नहीं थी तो उसके अंदर के जो क्रोमेटिन थ्रेड थे वो इसी तरह से फैले हुए थे, डिफाइंड नहीं था एरिया की, हाँ हम इतने एरिया को न्यूक्लियस कह सकें, ये पूरा फैला हुआ था। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या था, न्यूक्लियस डिफाइंड था। तो डिफाइंड क्यों था, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर थी, उस लेयर ने उसे बांध के रखा हुआ है, उस रीजन को फिक्स कर दिया कि इतना रीजन न्यूक्लियस है। अच्छा, इसके ऊपर की अगर मैं लेयर हटा दूं तो क्या होगा, ये सारा मटेरियल जो है उसका अंदर वाला वो फैल जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसकी एक लेयर नहीं है, रीजन नहीं है। तो ये काम कौन करता है, ये करता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, केंद्रक झिल्ली, हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रक झिल्ली। इतना समझ आ गया। स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब आपके जो ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर डीएनए पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं अभी मैं पूरा डिटेल में समझाती हूँ। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए कैसे काम करता है। उसके अलावा है कि मेक आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोम। तो हमारी बॉडी में जो आरएनए सिंथेसिस का काम होता है, प्रोटीन और राइबोसोम का,
सिंथेसिस का जो काम होता है वो न्यूक्लियस द्वारा ही होता है। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं कि क्या होता है। देखिए हमारे पास यहाँ था न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। अच्छा, जब भी सेल का डिवीजन होने वाला होता है तो ये जो भी क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं ये एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, एक रॉड लाइक शेप ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह की शेप ले लेते हैं। अब क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं तो आप कहोगे न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन कहाँ होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर। ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन जब भी सेल का डिवीजन होना होता है तो क्या होता है, ये एक रेगुलर शेप ले लेते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं कि क्रोमोसोम, रॉड लाइक शेप ले लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जीन से बने होते हैं, जिन्हें आप कहते हो ना गुणसूत्र, जीन्स जो हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को हम तक लाता है। मतलब हमारी, आपने देखा होगा किसी की आंखें अपनी मम्मी जैसी है, लिप्स पापा जैसे हैं, हाइट किसी पेरेंट्स पे गई है, ठीक है, तो जो चीजें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो यहीं से आती हैं, जीन के थ्रू। ठीक है, अब जीन किस चीज से मिलके बना होता है, जीन मिलके बना होता है डीएनए से, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका इस तरह से, तो ये होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र। ठीक है, सारा समझ आया तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी सेल डिवाइड होती है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे अब तक जो रैंडम थे, ये एक रॉड लाइक शेप ले लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जीन से मिलके बने होते हैं, और जो जीन्स होते हैं वो किससे, डीएनए से मिलके बने होते हैं। तो लास्टली जो पेरेंट्स से बच्चे में जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो लेके आते हैं डीएनए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हमारी पुरानी पीढ़ियों की जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, और किसके अंदर होता है, लास्टली वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटिन कहाँ होते हैं, तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अच्छा, आपको ये भी याद रखना किससे मिलके क्या बना है, डीएनए से मिलके जीन बने हैं, जीन से मिलके क्रोमोसोम बना है, क्रोमोसोम से मिलके क्रोमेटिन वायर बने हैं, और क्रोमेटिन कहाँ पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये जो डीएनए होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में 23 पेयर ऑफ डीएनए होते हैं। 23 पेयर का मतलब क्या है, 46 डीएनए। ठीक है, इतना समझ आ गया, 23 पेयर डीएनए होते हैं या फिर 46 डीएनए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोप्लाज्म, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये क्या होता है, एक कोशिका बना लेते हैं, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, और जो बीच में लिपिड भरा होता है, किसके बीच में, एक तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, या फिर ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को छोड़ दें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं साइटोप्लाज्म, योगी एनिमल सेल, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें भी काफी हिस्से में ये फ्लूइड भरा होता है, मतलब प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही ये फ्लूइड भरा होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज अ फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, सेल मेम्ब्रेन से ही तो ढका हुआ है, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये फैल जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट है इट कंटेन वाटर, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें पानी, नमक, बाकी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल को चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इस फ्लूइड के अंदर ही होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट एक ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल को हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग। ठीक है, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियम होता है, इसमें वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, इस तरह से वहां से कोई चीज जनरेट हुई, उस चीज को हमें माइटोकॉन्ड्रियम तक पहुंचाना है, तो कौन हेल्प करता है, ये फ्लूइड ही हेल्प करता है। या फिर यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियम से कोई चीज है जिसे आपको वैक्यूल तक पहुंचाना है, या फिर इनका कोई वेस्ट है जिन्हें हमें सेल से बाहर पहुंचाना है, तो भी इस सेल मेम्ब्रेन तक उसको लाने का काम कौन करेगा, साइटोप्लाज्म ही करेगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं हेल्प इन मूवमेंट, मतलब मूवमेंट जो सेल के अंदर बहुत सारी जो मूवमेंट्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाने वाली, वो किसके थ्रू होती है, साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हैं। सूडोपोडिया फॉर्मेशन, सूडोपोडिया फॉर्मेशन क्या होता है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लैग बनाना। फॉल्स लैग जैसे कि अमीबा आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, रैंडम शेप होती है। ठीक है, तो जब ये क्या करता है, मान लीजिए इसे यहाँ फूड पार्टिकल दिख गया, अब ये क्या करेगा, इस वाले पैर को यहाँ पे ये एक इस तरह से फॉर्मेशन कर लेगा। पहली बात तो इसको जो मूवमेंट होती है, मतलब ये आगे पीछे जो मूव करता है वो इन लेग्स की वजह से करता है। इन्हीं लेग्स को हम कहते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉल्स लेग, मतलब कोई इनके इसके परमानेंट लेग्स नहीं होते, ये बना लेता है टाइम के अकॉर्डिंग, जरूरत के हिसाब से। तो ये क्या करता है, फूड इसको अंदर लेने में हेल्प करते हैं, कौन, ये सूडोपोडिया। तो ये बनते कैसे हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। उनकी फॉर्मेशन कैसे है वो बहुत हायर क्लासेस में है, अभी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और है, हमने बात करी साइटोप्लाज्म की। जिस तरह से सेल का अपना एक साइटोप्लाज्म, अपना एक फ्लूइड होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का अपना एक फ्लूइड होता है, जैसे या तो न्यूक्लियस सैक कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इन दोनों को एक नाम दे दूं तो उसका नाम हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो अगर पूछिए कोई कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल का लिक्विड और न्यूक्लियस का लिक्विड, उन दोनों को मिला के हम कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सबको समझ आया होगा, नोट कर लेना है इसे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसके ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, एक ब्रॉड डायग्राम बनाएंगे सेल का, इसमें एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों का डायग्राम बनाएंगे, उसे समझेंगे अच्छे से क्या होता है, कैसे होता है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।